हाँ तो प्यारे बच्चों, चलिए आज के क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों कभी कभी कुछ परिस्थितियों के कारण हमको ये फ़ोन बीच में काट देना पड़ता है, कोई बात नहीं, आप लोग परेशान मत होइएगा। आप लोगों को हम जो है जो चीज़ हमसे छूटा हुआ है कोई पार्ट आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है बच्चों। चलिए फिर आते हैं हम लोग BA भाग 3, ठीक है, माओत्से-तुंग का चैप्टर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे फेफ भाग, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? माओत्से-तुंग के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे फेफ भाग, फेफ भाग का दूसरा पार्ट, ठीक है। चलिए अब इसमें हम लोग वहाँ पहुँचते हैं जहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब इसमें देखिए हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे गुरिल्ला कार्रवाई की सफलता के माओत्से-तुंग ने 3 चरण बताए हैं। इसमें जो है प्रथम चरण जो है स्ट्रैटेजिक प्रतिरक्षा का चरण। इस प्रतिरक्षा में यानी अपने लिए संपूर्ण एक प्रकार से व्यवस्था का चरण होता है। इसमें जो है गुरिल्ला सैनिक संपूर्ण कार्रवाई के लिए ये पहली संपूर्ण कार्रवाई क्या एक प्रकार से संपूर्ण एक सुरक्षात्मक बेस तैयार कर लेते हैं और उसमें क्या क्या करते हैं इस तरह हम लोग देखते हैं। पहला नंबर एक प्रकार से होता है तैयारी की अवस्था। इसमें क्या किया जाता है कि स्थानीय जनता का सहयोग प्राप्त किया जाता है, क्योंकि बच्चों जनता का सहयोग के बगैर जो है कोई भी गुरिल्ला कार्रवाई सफल नहीं हो सकती। उसी तरह सफल नहीं हो सकती जिस तरह जो है जल के अभाव में मछलियां अगर जीवन की कल्पना करें तो ये संभव नहीं है, क्योंकि जल के अभाव में मछलियां जीवित इसलिए नहीं रह सकती कि जल से उनको ऑक्सीजन, जल से ही उनको सब कुछ मिलता है। इसी तरह स्थानीय जनता से द्वारा ही जो है गुरिल्लों को हर प्रकार की सेवा, हर प्रकार की सुख सुविधाएं, सुरक्षा, सुख क्या मान के चलिए, सुरक्षा, सुविधाएं और ज़रूरत की संपूर्ण चीज़ें, इसकी व्यवस्था कौन करता है? स्थानीय जनता करती है, ठीक है। आगे क्या देखते हैं? प्रचार के माध्यम से, अर्थात प्रचार के द्वारा। इसलिए गुरिल्लों के ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उनके अंदर कितनी क्षमता है जनता को अपने पक्ष में करने की, ठीक है। उनके अंदर उनके जो प्रचार के माध्यम से उनको करना क्या होता है कि जनता में सरकार के प्रति घृणा एवं असहयोग उत्पन्न करना पहला कार्य। अर्थात सरकार जो कुछ भी कर रही है वो बहुत जैसे आजकल हमारे यहाँ के विरोधी पार्टियां बच्चों करती हैं राष्ट्र में। विरोधी पार्टियां राष्ट्र के अच्छे कार्यों को भी वो खराब कार्य बनाकर जनता के सामने पेश करते हैं, थोड़ा सा झूठ फरेब चाहे जो भी हो। तो वैसे ही प्रचार के द्वारा अगर जनता को अपने पक्ष में करना है तो जनता को अपने पक्ष में करने के लिए जनता के जो सरकार होती है, गवर्नमेंट जो होती है, उसके विरुद्ध जो है, या जो राज्य होता है, जो शासक वर्ग होता है, उसके विरुद्ध जनता के अंदर घृणा पैदा करना होना चाहिए। घृणा, जलन, क्रोध, ये चीज़ पैदा करना चाहिए जब उनके अंदर, ताकि उनको लगे कि गवर्नमेंट जो कर रही है, वर्तमान सरकार जो कर रही है वो निहायत ही हम लोगों के हित में नहीं है। और तभी जो है ये गुरिल्ला सैनिक तभी ये स्थानीय जनता जो है आपको सहयोग करेगी, गुरिल्लों को सहयोग करेगी। और अगला इसमें क्या कहा है? कार्रवाई एवं सुरक्षा का आधार स्थापित करना। आधार आप उन्हीं गाँव या स्थानीय जनता का जहाँ सहयोग मिलता है उसी में आपको आधार जो है बनाना पड़ेगा, वहीं आपका आधार रहेगा, क्योंकि जनता के बीच से ही आपको अपने लड़ाकों की भर्ती भी करना है। उसी जनता से भाई सरकार के विरुद्ध पहले जनता को भड़काना है और सरकार की गलत नीतियों का विरोध करके जनता के द्वारा विरोध करने के लिए जनता के द्वारा ही अपने लड़ाकों को भर्ती करना है। बच्चों देखा जाए तो कोई भी गुरिल्ला कार्रवाई, आतंकवादी गतिविधियां एक प्रकार से ऐसी ही गतिविधियां ये मानी जाती हैं, इसमें इसी प्रकार का सहारा लिया जाता है। लेकिन क्रांतिकारी गतिविधियों में और जनता और ये आतंकवादी गतिविधियों में बहुत अंतर होता है बच्चों, क्योंकि आतंकवादी जो होते हैं आवश्यकता पड़ने पर ये अपनों को भी मारने में पीछे नहीं हटते, जबकि यही सारी व्यवस्थाएं, ये लुटेरू होते हैं, यही सारी व्यवस्थाएं जो है ये क्रांतिकारी और एक आतंकवादी से अलग करती हैं। क्रांतिकारी जो कुछ भी करते हैं ये गुरिल्ला कार्रवाई या क्रांतिकारी ये गुरिल्ला कार्रवाई के द्वारा ही जो है अपने ही जनता का ये भला करते हैं, अपनी जनता के भले के लिए यही ये लोग लड़ते हैं बच्चों। जैसे आज के समय में हमारे क्रांतिकारी जो भी थे, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, जो भी हमारे क्रांतिकारी रहे हैं, ये सभी जो है
गुरिल्ला युद्ध के द्वारा कहीं उसको बम मार रहे हैं, उसको क्या कर, लेकिन इनका कार्य ये नहीं होता अपनी जनता का अनहित करना। क्रांतिकारी और ये आतंकवादी जो होते हैं ये तो अपनी जनता का भी अनहित कर डालते हैं केवल अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए जनता के बीच से ही अपने लड़ाकों की, यानी जनता जो जिसको हम आप सुरक्षा जो हम आपको दे रही है वो जनता, उसी के बीच उन्हीं के लड़कों, उन्हीं के यहाँ से जो पैदा हुए नवयुवकों को जो है अपनी सेना में भर्ती किया जाता है और हथियारों की प्राप्ति के लिए शत्रु पर छिटपुट आक्रमण किया जाता है इस पहले चरण में, और हर संभव कार्रवाई के द्वारा अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। बच्चों प्रथम चरण में अब एक बार देख लीजिए प्रथम चरण में क्या क्या किया जाता है। प्रथम चरण ये प्रतिरक्षा का चरण होता है, एक प्रकार से तैयारी की अवस्था होती है जिसमें जनता का भरपूर सहयोग एवं समर्थन प्राप्त किया जाता है। ये प्रमुख होता है बच्चों, क्योंकि जनता का समर्थन प्राप्त किए बिना कोई भी गुरिल्ला कार्रवाई सफल नहीं हो सकती। ये जो है एक प्रकार से ये जो है प्रमुख है, क्योंकि हर चीज़ों की व्यवस्था जनता ही करती है गुरिल्लों के लिए। अब देखिए गुरिल्लों की कार्रवाई क्या होती है। पहली बात तो प्रचार के माध्यम से जनता में सरकार के प्रति घृणा उत्पन्न करना और ऐसा असहयोग उत्पन्न करना कि सरकार को कोई सहयोग ना दे। ऐसा ना हो कि उसमें कुछ ऐसे गद्दार निकल जाएं कि अगर सरकारी सैनिक यहाँ आ जाएं, गांव में आ जाएं या फिर वहीं आ जाएं जहां पर गुरिल्ला सैनिक छुपे हुए हैं, तो वो आकर गद्दारी करके आपको पकड़वा दें। ये भी होता है बच्चों, ठीक है। इसलिए प्रचार के माध्यम से जनता के अंदर इतनी घृणा पैदा कर दीजिए और इतना असहयोग उत्पन्न कर दीजिए कि सरकार से घृणा भी करें और गवर्नमेंट या राजा को, शत्रु राज्य को, कोई भी जो है, शत्रु राज्य नहीं कहेंगे बच्चा, अपने ही राज्य कहेंगे, तो यानी शासक वर्ग जो होगा उसको कोई भी सहयोग देने के लिए तैयार ना हो। कार्रवाई एवं सुरक्षा का आधार स्थापित करना, वहीं पर सारी व्यवस्था करना है। जनता के बीच से ही अपने लड़ाकों की भर्ती करना है, अपने सैनिकों की भर्ती करना है और उन्हें ट्रेनिंग भी आपको ही देना है, किस तरह लड़ना है, छापामार कार्रवाई किस तरह की जाती है, ठीक है, सारा प्रशिक्षण आपको देना है। और हथियारों की प्राप्ति के लिए शत्रु पर छिटपुट आक्रमण भी करना है, यानी छिटपुट आक्रमण कीजिए। पहले 2-4 पुलिस वाले कहीं जा रहे हैं उनको मारकर 2-4 हथियार छीनिए, फिर 2-4 ऐसे अकेले दिखे उनको मारकर छीन, ऐसे अपने सैनिकों की ऐसे जो है हथियारों को आप छीन कर अपने संख्या में अपने यहाँ लड़ाकों को आप देते रहिए। तो एक समय आ जाएगी कि संख्या इतनी ज़्यादा हो जाएगी तो बड़े बड़े सैनिक छावनियों पर, बड़े बड़े सैनिक चौकियों पर अटैक करिए, वहाँ से हथियारों को छीनिए। यानी हथियारों को आपको शत्रुओं का ही छीनना है, गोला बारूद भी उन्हीं का छीनना है। तो पहले ये प्रथम चरण में क्या किया जाता है, छिटपुट थोड़ी थोड़ी कार्रवाई करके बढ़ाया जाता है और अपने को सुरक्षित भी रखना है। प्रमुख चीज़ अपने आप को सुरक्षित रखते हुए ये सारे कार्य आपको करने हैं और हर संभव कार्रवाई द्वारा अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करना है। ठीक है बच्चों, अब द्वितीय चरण का प्रारंभ होता है। ये जो है द्वितीय चरण में क्या होता है, ये गत्यावरोध, यानी सरकार पर छिटपुट कार्रवाई करने का समय हो जाता है, जब थोड़ा सा अपनी स्थिति मजबूत हो जाती है। अब ये होता है, अब देखिए छापामारों के आगे बढ़ने का चरण। अभी तक अपने आप को रक्षा करते हुए अपने आप के मैनेजमेंट और व्यवस्था का चरण था। अब छापामार क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, शत्रु को छोटे छोटे आक्रमण करके परेशान करते हैं। ठीक है, छोटे छोटे आक्रमण, थोड़े थोड़े छिटपुट आक्रमण करके ऐसा किया जाए कि सत्ता हिलना शुरू हो जाए, परेशान करना, और शत्रु को थका कर उसकी शक्ति को क्षीण करने का प्रयास किया जाता है, अर्थात उसकी ताकत को कम किया जाए, उनके अंदर भय और आतंक फैला दिया जाए। ऐसी कार्रवाई होती है बच्चों अचानक कि किस समय आक्रमण कर दिया जाए, किस समय आक्रमण हो जाएगा कोई नहीं जानता। जो जानता भी है, जो शत्रु का सैनिक जो सुनेगा, उसके अंदर एक भय और आतंक का माहौल जो है व्याप्त हो जाएगा। और देखिए शत्रु के हथियारों, रसद भंडारों पर अधिकार करके अपने आप को सुदृढ़ बनाना। ठीक है बच्चों, यानी छिटपुट कार्रवाई करना है आपको दूसरे चरण में, और शत्रु की हर चीज़ों को छीनने का प्रयास करना है, उसकी ताकत को कम करने का प्रयास करना है। जहाँ पे उसकी ताकत दिखे उसको आप कम करिए। जैसे होता है रसद भंडारों पे अटैक कीजिए, हथियार आयुधागार पे अटैक करिए, ठीक है, उसको आवश्यकता पड़े
तो उसके यहाँ जो है गोदामों को जला दीजिए। जो भी उसको ताकत की चीज़ें जहाँ पर हमको दिखें कि उसको वहाँ पे बल मिलता है, उन चीज़ों पे या तो अधिकार कर लीजिए या उसको नष्ट कर दीजिए, या तो स्वयं प्रयोग करने लायक बनाइए, या तो ऐसा कीजिए कि वो भी उसको प्रयोग ना करने पाए, शत्रु भी उसका प्रयोग ना करने पाए। ठीक है, चलिए। और इसका प्रयोग इस चरण का प्रयोग हमको तब तक करना है जब तक गुरिल्लों को विश्वास ना हो जाए कि अब शत्रु पर अंतिम आक्रमण किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चरण होता है। इसमें क्या किया जाए, इसमें जो है तब तक इसका प्रयोग करना है, तब तक छिटपुट कार्रवाई करके शत्रु को परेशान करना है, तब तक उनको तंग करना है जब तक हमें भरोसा ना हो जाए। अब भरोसा हो जाए कि हम इन पे अब अटैक कर सकते हैं, अब हम इनको हरा सकते हैं, इनकी सत्ता पे अधिकार कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस चरण में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शत्रु जितना अधिक सैन्य व सैन्य उपकरणों का प्रयोग करता है वह उतना ही अधिक गुरिल्लों के हाथों फंसता जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा वो कार्रवाई करेगा उतना ही अधिक वो कमज़ोर होता जाएगा। इसलिए फाइनल चरण में आपको जल्दबाजी नहीं करना है, अर्थात शत्रु को ढंग से आंक लीजिए, ढंग से कमज़ोर कर दीजिए, ताकि फाइनल झटका जब मारा जाए तो इकट्ठे वो चारों खाने चित्त हो जाए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे है जो है तृतीय चरण। ठीक है, तृतीय चरण ये जो है निर्णयात्मक कार्रवाई का चरण होता है, अर्थात इस चरण में तब हिलना चाहिए, तब इस चरण में प्रवेश करना चाहिए जब जो है ये भरोसा हो जाए कि अब हम शत्रु पर फाइनल आक्रमण करके सत्ता पर अधिकार कर सकते हैं, अर्थात शत्रु को हम पर्याप्त कमज़ोर कर चुके हैं और हमारी ताकत भी शत्रु के मुकाबले ज़्यादा हो चुकी है। अब हम सत्ता पर अधिकार कर सकते हैं, अर्थात अंतिम आक्रमण करके सत्ता पर अधिकार करने का यह चरण होता है और शत्रु को अंतिम रूप से परास्त करना है इसमें। और इस चरण में तब प्रवेश करना चाहिए जब विश्वास हो जाए कि हम शत्रु पर भारी पड़ेंगे और उसका मुकाबला कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि गुरिल्ला शब्दकोश होता है, इसमें पराजय शब्द होता ही नहीं, यह उसी समय प्रारंभ करते हैं जब विजय सुनिश्चित हो। ठीक है बच्चों, तो अंतिम कार्रवाई इसमें की जाती है, लेकिन हाँ अंतिम कार्रवाई आपने बच्चा अंदाज से किया तो, लेकिन क्या गारंटी है कि आपको सफलता मिल जाए? कोई गारंटी नहीं। हो सकता है अचानक उनको कहीं और से ताकत मिल जाए, हो सकता है कुछ हमारे शत्रु की ऐसी भी कुछ शक्ति हो जिसके बारे में हमको जानकारी ना मिली हो। तो ऐसी स्थिति में अगर अंतिम जो वाक्य है, अगर दुर्भाग्य से पराजय मिलती है, ठीक है, अगर पराजय मिलती है तो हमको पुनः द्वितीय चरण, वही तैयारी वाले चरण में, छिटपुट आक्रमण करके कमज़ोर करने वाले चरण में हमको वापस लौट जाना चाहिए। ठीक है, जब वापस लौटने के बाद फिर वहाँ पर वही कार्रवाई करना चाहिए जो दूसरे चरण में हम लोग करते आए हैं। शत्रु के हथियारों को छीनना, उनके गोदामों को जलाना, उनके जो है रसद भंडारों पे अधिकार करना। ठीक है, और जो है अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाना, फिर से एक बार बढ़ाइए अपनी सैनिक और उसको कमज़ोर करने में अब फिर अपना जी जान लगा दीजिए। ठीक है, और जब फिर से तैयारी का ये समझ में आए कि हम अंतिम आक्रमण कर सकते हैं, तो फिर से तृतीय चरण में आकर वही कार्रवाई आप कीजिए। ठीक, और तृतीय चरण की तैयारी के लिए प्रवेश कीजिए और फिर से सत्ता पे अधिकार कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। गुरिल्ला कार्रवाई के आधारभूत तत्व। आधारभूत तत्व में क्या क्या प्रमुख होता है? स्थानीय जनता का सहयोग। बच्चों, बगैर जनता के सहयोग के कोई भी गुरिल्ला कार्रवाई सफल नहीं हो सकती। ये आप जो है ढंग से अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि बगैर जनता के सहयोग के कोई भी गुरिल्ला कार्रवाई सफल नहीं हो सकती। उसी तरह जिस तरह जल के बगैर मछलियों का जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है, अगर पानी से मछली को बाहर निकाल दिया जाए तो मछली जो है जीवित नहीं रह सकती। उसी तरह अगर स्थानीय जनता अगर जो है गुरिल्लों से नाराज़ हो जाए और ये कहे कि आप लोगों को हमारे सहयोग की कोई ज़रूरत नहीं है, अरे वो हमें आपके सहयोग की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग निकल जाइए, और तो ये समझ लीजिए कि गुरिल्ला कार्रवाई के बुरे दिन आ चुके हैं। और ठीक है, इसीलिए बच्चों ध्यान रहे कि जनता के सहयोग के बगैर कोई गुरिल्ला कार्रवाई कभी सफल नहीं हो सकती। ठीक, अब माओ त्से तुंग का प्रमुख कथन यही है बच्चों, माओ त्से तुंग का
जो इन्होंने दूसरे में कहा है, जनता के बीच गुरिल्ला उसी प्रकार रहते हैं जैसे जल के बीच मछलियाँ। और जनता ही गुरिल्लों की एक प्रकार से जीवन रेखा का कार्य करती है, क्योंकि भोजन, पानी, वस्त्र, ज़रूरत पड़ने पर हथियारों के लिए पैसा, आवश्यकता पड़ने पर उनके लिए सुरक्षा, रहने के लिए सारी व्यवस्था का कार्य जो है कौन करती है? स्थानीय जनता ही करती है। ठीक है, जनता ही गुरिल्लों की जीवन रेखा का कार्य करती है। गुरिल्ले अपना युद्ध का कार्य, प्रशिक्षण, ये सारी कार्रवाई, युद्ध नीतियाँ, ये सब कार्रवाई अपना करते हैं, लेकिन जीवित रखना और उनकी संख्या बढ़ाना, ये सारी चीज़ें जो है जनता के बीच से ही होता है। और जनता ही गुरिल्लों के लिए भोजन, आवास एवं वे सभी चीज़ें उपलब्ध कराती है जो वह कर सकती हैं। और लड़ाके भी जनता के घरों से ही भर्ती किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरा क्या है? भौगोलिक बनावट। भौगोलिक बनावट कहने का मतलब जहाँ पर गुरिल्ला कार्रवाई करनी हो, उस क्षेत्र की भौगोलिक बनावट भी जो है गुरिल्ला कार्रवाई के अनुकूल होना चाहिए। अब देखना ये है कि गुरिल्ला कार्रवाई के अनुकूल कौन सी जो है भूगोल, कैसे भूगोल में जो है कैसी जो है भूमि की बनावट में सफल होगा। ठीक है, गुरिल्ला कार्रवाई की सफलता में भूगोल का अत्यधिक महत्व होता है। अर्थात बच्चों, गुरिल्ला कार्रवाई के लिए ऊबड़ खाबड़ जमीन, ऐसी जो है भूमि होनी चाहिए जहाँ पर छुपने के लिए स्थान हो, युद्ध करके, आक्रमण करके भागने और छुपने के लिए स्थान हो, ऊंची नीची भूमि हो, जंगली हो, विस्तृत पर्वतीय क्षेत्र हो, दलदली क्षेत्र हो। देखिए बच्चों, यहाँ पर गुरिल्ला कार्रवाई सफल होगी। ऊबड़ खाबड़ भूमि, जंगली भूमि छुपने के लिए, विस्तृत पर्वतीय क्षेत्र, ऊंचाई नीचाई, और जो है जहाँ पर शत्रु जो है केंद्रित आक्रमण ना कर सके। दलदले क्षेत्र होने चाहिए जिसका संपूर्ण ज्ञान गुरिल्लों को होना चाहिए। छिपने हेतु उचित स्थान, आड़, छिपाव तथा आकृति, गोपन एवं विस्तृत क्षेत्र होने चाहिए। ठीक है बच्चों, यानी लगभग समतल मैदान पर गुरिल्ला कार्रवाई कभी सफल नहीं हो सकती। उसके लिए गुरिल्लों के लिए ऊबड़ खाबड़ जमीन, यानी छुपने का स्थान जहाँ पर हो, मारो और भागो की कार्रवाई के लिए, और केंद्रीकृत आक्रमण जहाँ ना हो पाए वहाँ के लिए ऐसी ही भूमि जो है गुरिल्लों के लिए उपयुक्त है या गुरिल्ला कार्रवाई के लिए उपयुक्त है। ठीक है बच्चों, और मैदानी तथा समतल भूभाग गुरिल्ला कार्रवाई हेतु उपयुक्त बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैदानी और समतल भाग में ना तो गुरिल्ला कहीं भाग कर जा पाएंगे, ना छुप पाएंगे, और ना ही जो है वो इनसे मुकाबला कर पाएंगे, क्योंकि केंद्रित कार्रवाई जहाँ तक हो जाएगी तहाँ पर गुरिल्लों को सफलता ही हाथ मिलेगी। ठीक है, और जंगलों में, पहाड़ियों पर केंद्रित कार्रवाई होना संभव नहीं है बच्चों, क्योंकि वहाँ सेनाएं क्या तो केंद्रित होकर अपनी रणनीति अपना पाएंगी, वहाँ छिटपुट जाते हुए भी वो तंग होते रहेंगे। गुरिल्ला उनको तंग करते रहेंगे, भागते रहेंगे, छुपते रहेंगे, यहाँ तक कि उनकी बहुत सारी गुफाओं और जो है जंगली क्षेत्रों का भी ज्ञान उनको होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। युद्ध को लंबे समय तक जारी रहना। गुरिल्लों को ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमें शीघ्र सफलता मिलेगी, क्योंकि शीघ्रता के में कहीं कहीं पर धोखा भी हो जाता है, शक्ति को कम करके आंका जाता है। जिस प्रकार दीमक अगर चाहे जो है कि एक दिन में किसी लकड़ी के लट्ठे को समाप्त कर दे तो उसके बस की बात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब उसमें लग जाता है तो दीमक जो है लकड़ी के मोटे से मोटे तने को भी एक समय उसको समाप्त कर देता है। तो उसी तरह बच्चों, युद्ध को लंबे समय तक जारी रखना भी जरूरी है, क्योंकि धीरे धीरे ही, क्योंकि शत्रु के पास अपार सेना होती है, अपार ताकत होती है, इसलिए धीरे धीरे ही उसकी शक्ति को समाप्त किया जा सकता है। इकट्ठे सोचिए कि समाप्त हो जाए तो ये संभव नहीं है। चलिए धीरे धीरे शत्रु की शक्ति को छीण करना, इकट्ठे आप छीण करने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा आक्रमण करेंगे तो उसी में पकड़े भी जा सकते हैं, मारे भी जा सकते हैं, गुरिल्ला कार्रवाई को नेस्तनाबूद भी किया जा सकता है। और प्रत्येक प्रकार की सुविधा प्राप्त करने में अधिक समय लगता है बच्चों। कई कार्य होता है गुरिल्लों के। पहली बात देखिए, गुरिल्ला कार्रवाई में धीरे धीरे इसलिए होती है, पहली बात तो जनता का सहयोग प्राप्त करना, जनता का प्रचार के द्वारा जनता के बीच सरकार के प्रति घृणा और असहयोग पैदा करना। उसके बाद जनता से नवयुवकों की, लड़ाकों की भर्ती करना, भर्ती करने के बाद उनको प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग देना। अब ट्रेनिंग तो दे दिए, हथियार नहीं है, हथियारों के लिए कहीं पर जो है छोटे छोटे हथियारों का पहले
हथियारों से शुरू कीजिए और उसी के द्वारा कहीं एक दो सुरक्षाकर्मी दिखें उनको मारकर उनके हथियार छीनिए। 2 हथियार अपने पास हो गए, फिर 2 से 2 हो गए तो फिर आप किन्हीं अन्य को फिर ऐसे कहीं दिखते रहें, आपको मार मार के आप छीनते रहिए, उनके हथियारों का प्रयोग करिए। जब 4 से 10 हो गया तो चौकियों पर आक्रमण कीजिए, उनसे 10-20 हथियार मिल जाएंगे। ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी चौकियों पर अब जब संख्या ज़्यादा हो जाए तो फिर जो है आयुधागारों पर, तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे चरणों में बहुत समय लगता है। ठीक है बच्चों, बहुत समय लगता है। इसलिए गुरिल्लों को जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी में वो नेस्तनाबूद किए जा सकते हैं। और इसमें जो सबसे अधिक जो है आवश्यकता पड़ती है बच्चों, वो होती है धैर्य। धैर्य रखना पड़ता है, जैसे कहते हैं ना धीरज धरा, धीरज धरा, सब होगा सब होगा। तो इसलिए बच्चों धैर्य की अधिक आवश्यकता पड़ती है। जल्दबाजी नहीं करना है, उतावलापन जो है ये भी नहीं करना है। धैर्य की आवश्यकता गुरिल्लों को ज़्यादा पड़ती है। अधिक उतावलापन एवं जल्दबाजी गुरिल्लों के लिए हानिकारक हो सकती है। छोटी सी गलती भी विनाश का कारण बन सकती है, इसलिए बहुत फूंक फूंक के कदम रखा जाता है। शीघ्र सफलता की कोई गारंटी नहीं होती और गुरिल्लों को ये सोचकर कार्रवाई करनी भी नहीं चाहिए कि शीघ्र ही सफलता मिल जाएगी। बच्चों देखिए, भारत को आज़ादी होने में कितना समय लगा। हमारे यहाँ क्रांतिकारी नेता, क्रांतिकारी जो हमारे रहे हैं, कब से कार्रवाई कर रहे हैं बेचारे, कितने मारे जा रहे हैं, कितनों को फांसी हो गई। ठीक है, और अंत में 1947 में आज़ादी मिली। तो कहने का मतलब उसी तरह है बच्चों, वो गुरिल्लों को यह सोचकर कभी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए कि सफलता शीघ्र मिल जाएगी, क्योंकि शीघ्र सफलता के चक्कर में कभी कभी संपूर्ण विनाश भी हो सकता है। संपूर्ण गुरिल्ला कार्रवाई को भी नेस्तनाबूद किया जा सकता है। इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, धैर्य के साथ काम करना है, तभी जो है गुरिल्ला कार्रवाई में सफलता मिलती है। ठीक है बच्चों, चलिए ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। अब आप लोग पढ़िए लिखिए, खुश रहिए, मस्त